विस्पर्ड मेलोडीज एंड टेल्स में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त और इस चैनल का सूत्रधार देवव्रत मजूमदार। चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये है बॉम्बे मेरी जान, अध्याय 3, वास्तविक परिकथा। प्रतीक भाई अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। मुंशी वाले आदमी ने मुझसे यही बात कही थी। उसने कहा, मुझे नहीं पता इसका क्या मतलब है, हालांकि यह तो साफ है कि इसका कोई ना कोई मतलब जरूर होगा। आप मुझसे क्या उम्मीद रखते हैं कि मैं क्या कहूं? मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी का अंदाज तुरंत बदल गया। वह सहज और आकर्षक हो गया। बैठ जाइए, उसने कहा। मुझे आपसे माफी मांगनी चाहिए, लेकिन देखिए, मैं ही एकमात्र व्यक्ति नहीं हूं जिसे आप में दिलचस्पी है। वैसे मुझे अपनी दिलचस्पी की वजह भी समझानी होगी, लेकिन अगर मेरी प्रतिद्वंदी कंपनी पहले आप तक पहुंच गई होती तो? प्रतीक भाई ने कहा। तो? मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी ने कहा। आप शायद लॉन्ग रोड के बारे में समझ गए होते। खैर, अब जब हम बात कर सकते हैं तो क्यों न मैं अपने मन की बात कहूं, जब तक कि आप चाहें कि पहले आपके सिर पर आयोडीन की कुछ बूंदें डाल दी जाएं। प्रतीक भाई थोड़ा झिनका और उसका मेजबान उसका हाथ पकड़कर बोला, गर्म पानी और मेरी मिलिशिया रेड क्रॉस किट से कुछ अच्छा सा लिंट सब कुछ ठीक कर देगा। उसने कहा, कोई भी अच्छी कहानी में पूरी तरह डूब नहीं सकता जब तक उसकी आंखों में खून टपक रहा हो। चलिए। 10 मिनट की प्राथमिक चिकित्सा के बाद वे फिर से अध्ययन कक्ष में लौटे और मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी ने फिर से अपने मेहमान का गिलास भर दिया। सबसे पहले, उसने कहा, मुझे लगता है आपको पिछले हफ्ते के सोसाइटी इलस्ट्रेटेड का यह पन्ना देखना चाहिए। यह एक तरह से आपसे संबंधित है। वह कमरे के पार गया और एक क्वीन एनी की ब्यूरो की दराज खोलकर कुछ ही पलों में उस प्रसिद्ध साप्ताहिक की एक प्रति लेकर लौट आया। उसने पन्ने पलटे और पत्रिका को एक बड़े फुल पेज पोर्ट्रेट पर मोड़ा, जिसमें एक 50 वर्ष से अधिक उम्र की मूर्ख सी दिखने वाली महिला आधुनिक रूप में एक मध्यकालीन पोशाक में सजी थी और अपनी दोनों हथेलियों में एक अद्भुत डिजाइन का प्याला पकड़े हुए थी। एक चतुर फोटोग्राफर ने दर्शक की नजर को महिला की कमियों से हटाकर उस अत्यंत सुंदर वस्तु पर केंद्रित कर दिया था जिसे वह थामे हुई थी। लगभग 18 इंच ऊंचा वह प्याला भारी डिजाइन वाला था और रत्न जड़े हुए पायदान पर एक चमकदार स्वर्ण कप के रूप में था। चित्र के नीचे कुछ पंक्तियां छपी थीं। एक सुंदर पुजारिन शीर्षक में लिखा था और नीचे दमयंती बेन शाह, जो स्वर्गीय सर जय अमित भाई शाह से विवाह करने से पहले मिस दमयंती बेन पटेल थीं, सैंक्चुअरी बॉम्बे स्थित ऐतिहासिक टॉवर के मालिक कर्नल दक्षेश भाई प्रमोद भाई पटेल बैरोनेट की बहन है और सदियों पुराने पटेल प्याले की संरक्षिका है। दमयंती बेन शाह यहां इस अमूल्य धरोहर के साथ देखी जा सकती हैं, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह विजय से भी पहले का है। वह मेड ऑफ द कप्पे की मानद उपाधि की गर्वित धारक भी हैं। पटेल परिवार इस प्याले को एक पवित्र पारिवारिक जिम्मेदारी के रूप में रखता आया है। यह पहली बार है जब इसका चित्र खींचा गया है। हमारे पाठक याद करेंगे कि पटेल टॉवर से ही उस प्रसिद्ध सीक्रेट रूम की कहानी जुड़ी है। प्रतीक भाई पटेल ने कागज को सामान्य जिज्ञासा से लिया, लेकिन जैसे ही उसकी नजर तस्वीर पर पड़ी, वह उछलकर खड़ा हो गया और मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी के छोटे से कमरे में तनकर खड़ा हो गया। उसका चेहरा लाल हो गया और उसकी तीव्र नीली आंखें संकरी और भयभीत हो गईं। जब उसने नीचे की इबारत पढ़ने की कोशिश की तो उसका हाथ इतनी बुरी तरह कांपने लगा कि उसे कागज को मेज पर रखना पड़ा और वहीं से पढ़ना पड़ा। जब वह समाप्त हुआ तो सीधा खड़ा हो गया और अपने मेजबान की ओर देखा। एक नई गरिमा उसमें समा गई थी, उसके फटेहाल कपड़ों और अस्त व्यस्त रूप के बावजूद। बिल्कुल, उसने गंभीरता से कहा, मैं समझता हूं आप यह सब मेरे पिता के लिए कर रहे हैं। मुझे घर लौट जाना चाहिए। मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी ने अपने मेहमान को हल्के आश्चर्य से देखा। मुझे खुशी है कि आप ऐसा सोचते हैं, उसने कहा, लेकिन मैं आपके पिता की सहायता नहीं कर रहा और मुझे यह नहीं पता था कि आप इस तरह के बुरे स्वाद वाले काम से इतना प्रभावित होंगे। प्रतीक भाई ने नाक सिकोड़ी। बुरा स्वाद? उसने कहा, देखिए, आप एक अजनबी हैं और आपको यह समझना होगा कि यह कितना कठिन है मेरे लिए समझाना कि हम। वह थोड़ा रुका।
इस प्याले को किस तरह देखते हैं। अंतिम शब्द पर उसकी आवाज खुद ब खुद धीमी हो गई। मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी ने खांसा। सुनिए, उसने अंत में कहा, अगर आप मेरे साथ थोड़ा खुलकर बात करें तो मुझे लगता है मैं आपको कुछ बहुत दिलचस्प बातें बता सकता हूं। भगवान के लिए बैठ जाइए और थोड़े सहज बनिए। युवक मुस्कुराया और अपनी कुर्सी पर वापस बैठ गया, और एक पल के लिए उसके चेहरे पर उसकी युवावस्था झलक उठी। माफ कीजिए, उसने कहा, लेकिन मुझे नहीं पता आप कौन हैं। मुझे बार बार यही बात कहने के लिए क्षमा कीजिए, उसने थोड़ी झिझक के साथ जोड़ा, लेकिन बात को कठिन बना देता है, आप समझ सकते हैं। देखिए, हमारे घर में कभी भी चैलीस का जिक्र नहीं होता। चैलीस यह एक विशेष प्याला होता है जो अक्सर धातु जैसे चांदी या सोना से बना होता है। इसका उपयोग विशेष रूप से ईसाई धर्म में पवित्र भोज, होली कम्युनियन के दौरान किया जाता है, जिसमें यह मसीह का रक्त यानी वाइन धारण करता है। यह उन अत्यंत महत्वपूर्ण चीजों में से एक है जिन पर कोई बात नहीं करता। वह फोटोग्राफ देखकर मैं हिल गया। मेरे पिता पागल हो गए होंगे, या वह एकदम सीधा हो बैठा और उसकी आंखों में अचानक चिंता की झलक आ गई। क्या वे ठीक हैं? सफेद चेहरा लिए युवा व्यक्ति ने सिर हिलाया। मुझे लगता है वे पूरी तरह ठीक हैं, उसने कहा। वह फोटोग्राफ स्पष्ट रूप से उनकी जानकारी के बिना खींची गई और प्रेस को दी गई। मुझे लगता है इस पर कोई बखेड़ा हुआ होगा। जरूर हुआ होगा, प्रतीक भाई ने गंभीर स्वर में कहा। बेशक, आप शायद इसे पूरी तरह न समझ सकें, लेकिन यह तो अपवित्रता है। उसके चेहरे पर शर्म की लाली फैल गई, जिसे मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी ने स्पष्ट रूप से महसूस किया। पटेल कुर्सी में सिकुड़ा हुआ बैठा था, उसका अखबार गोद में खुला पड़ा था। मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी ने एक गहरी सांस ली और मेज के किनारे बैठते हुए बोलना शुरू किया। देखिए, उन्होंने कहा, मैं आपको अर्थशास्त्र का एक पाठ पढ़ाने जा रहा हूं और फिर एक परी कथा सुनाने वाला हूं। मुझे बस यह चाहिए कि आप मेरी बात ध्यान से सुनें। मुझे लगता है यह आपके लिए फायदेमंद होगा। प्रतीक भाई ने सिर हिलाया। मुझे नहीं पता आप कौन हैं, उसने कहा, लेकिन बोलिए। मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी मुस्कुराए। मेरी पूरी बात सुनिए, फिर आप चाहें तो मेरा जन्म प्रमाण पत्र देख सकते हैं। आराम से बैठिए, मैं विस्तार से बताता हूं। प्रतीक भाई अपनी कुर्सी पर पीछे टिक गया और मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी थोड़ा झुकते हुए बोले। उनके चेहरे पर आमतौर पर दिखने वाले अनाड़ीपन से जरा अधिक समझदारी झलक रही थी। मुझे नहीं पता कि आप उन लोगों में से हैं जो मनोविज्ञान और अर्थशास्त्र आदि पढ़ते हैं या नहीं, उन्होंने शुरू किया, लेकिन अगर आप हैं तो आपने यह जरूर देखा होगा कि एक बिंदु ऐसा आता है जब अगर आप पर्याप्त अमीर हैं तो कुछ भी मायने नहीं रखता, सिवाय उस चीज के जो आप उस समय चाहते हैं। मेरा मतलब है कि आप कानून व्यवस्था जैसी तुच्छ बातों और बोट रेस कौन जीतेगा जैसी चीजों से ऊपर हो जाते हैं। प्रतीक भाई ने सहमति में सिर हिलाया। मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी आगे बोले, करीब 50 साल पहले दुनिया के 6 सबसे अमीर लोगों, 2 अंग्रेज, 1 अमेरिकी, 2 स्पेनिश और 1 फ्रांसीसी ने कला वस्तुओं के संग्रह के विषय में एक दिलचस्प खोज की। उनमें से प्रत्येक की अलग अलग रुचियां थीं, सौभाग्य से, और वे सब उस दिव्य पागलपन से पीड़ित थे। वे थोड़ी देर रुके। यहीं अर्थशास्त्र का पाठ खत्म होता है और परी कथा शुरू होती है। एक समय की बात है, 6 सज्जनों को यह एहसास हुआ कि वे लगभग हर वह चीज खरीद सकते हैं जो वे अपने संग्रह के लिए चाहते थे। फिर उनमें से एक, जो थोड़ा लोभी था, ऐसी चीजें चाहने लगा जिन्हें खरीदा नहीं जा सकता था, ऐसी वस्तुएं जो दान के रूप में संग्रहालयों को दी गई थीं। साथ ही राष्ट्रीय धरोहरें जो ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण थीं। आप मेरी बात समझ रहे हैं? पटेल ने सिर हिलाया। मैं समझ रहा हूं, लेकिन यह कहां जा रहा है यह अभी नहीं दिख रहा। फिर भी मैं सुन रहा हूं। पहले व्यक्ति, मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी ने आगे कहा, जिसे हम एथेल कहेंगे क्योंकि निश्चित रूप से उसका नाम वह नहीं था, ने अपने आप से कहा, एथेल, तुम वह मेरी एंटोनेट का चित्र लेना चाहते हो जो लूव्र में है, लेकिन वह बिकने के लिए नहीं है, और अगर तुमने उसे खरीदने की कोशिश की तो शायद युद्ध हो जाएगा और तुम अब जितने अमीर हो उतने नहीं रहोगे। इसलिए
इस सुंदर चित्र को पाने का प्रतीक भाई एक तरीका है। तो उसने अपने नौकर जॉर्ज से कहा, जो प्रतिभाशाली था लेकिन चरित्र से खराब, तुम्हारा क्या विचार है जॉर्ज? और जॉर्ज को लगा कि अगर पैसे पर्याप्त हों तो वह चोरी हो सकता है, क्योंकि वह उस व्यक्ति को जानता था जो अपनी होशियारी से चोरियों के लिए प्रसिद्ध था। और मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी का थोड़ा हास्यास्पद स्वर जोश में ऊंचा हो गया। यहीं से यह सब शुरू हुआ। पटेल सीधा बैठ गया। आप नहीं चाहते कि मैं इसे गंभीरता से लूं, है ना? उसने कहा। सुनिए, उसके मेजबान ने तीखे स्वर में कहा, मैं आपसे बस यही मांग रहा हूं। जब एथेल को वह चित्र मिल गया और 4 देशों की पुलिस उसे ढूंढ रही थी, सिवाय उसके देशी मकान के निजी संग्रह के, जहां वे नहीं गए क्योंकि वह एक महत्वपूर्ण व्यक्ति था, तो उसका मित्र एवलिन, जो उतना ही अमीर था और चीनी मिट्टी की वस्तुओं का संग्रह करता था, एथेल के घर आया। और एथेल उस चित्र को दिखाए बिना नहीं रह सका। खैर, एवलिन बहुत प्रभावित हुआ। तुमने यह कैसे पाया? उसने कहा। अगर तुम मेरी एंटोनेट का चित्र प्राप्त कर सकते हो तो मैं ब्रिटिश म्यूजियम का मिंग वास क्यों नहीं प्राप्त कर सकता, क्योंकि मैं भी उतना ही अमीर हूं। ठीक है, एथेल ने कहा, चूंकि तुम मेरे मित्र हो और मुझे ब्लैकमेल नहीं करोगे क्योंकि तुम इतने सम्मानित हो, मैं तुम्हें अपने सेवक जॉर्ज से मिलवाऊंगा, जो शायद यह काम करवा सकता है। और उसने मिलवाया और जॉर्ज ने वह काम करवा दिया। इस बार उसने एक और चोर की मदद ली जो वास चुराने में माहिर था। फिर एवलिन बहुत खुश हुआ और अपने मित्र सेसिल को यह बात बताई, जो एक छोटे से राज्य का राजा था लेकिन गहनों का बहुत बड़ा कलेक्टर था। और फिर, जैसा कि आप सोच सकते हैं, वे भी जॉर्ज के पास गए और वही कहानी फिर से दोहराई गई। 50 वर्षों के बाद भैरवनाथ मुखर्जी ने धीमे स्वर में कहा, काफी सारे बहुत अमीर लोग जॉर्ज और उसके उत्तराधिकारी की सेवाएं ले चुके थे, और इसका नतीजा यह हुआ कि आज की तारीख में कई धनी एथेल्स, सेसिल्स और एवलिन्स मौजूद हैं। वे कोई संस्था नहीं है, लेकिन शायद उन्हें एक रिंग कहा जा सकता है, दुनिया का सबसे शक्तिशाली और सबसे धनी समूह। देखिए, वे पारंपरिक अर्थों में अपराधी नहीं हैं। वह आगे बोले, जब भी कोई मुसीबत आती है तो जॉर्ज और जॉर्ज के दोस्त ही उसका सामना करते हैं और वही सारा पैसा भी ले जाते हैं। इसके अलावा वे कभी भी ऐसी चीजों को नहीं छूते जो खुले बाजार में खरीदी जा सकती हों। एथेल्स और सेसिल्स अछूत हैं क्योंकि किंग्स वे बहुत महत्वपूर्ण लोग हैं, और जॉर्ज और उसका उत्तराधिकारी ही जानते हैं कि वे खजाने कहां जाते हैं। यही पूरी व्यवस्था की ताकत है। अब आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? जब उसकी आवाज धीमी पड़ गई तो कमरे में एक भारी सन्नाटा छा गया। उसके हल्के फुल्के लहजे के बावजूद उसने अपनी कहानी में वास्तविकता की भावना भर दी थी। पटेल उसकी ओर टकटकी लगाए देखता रहा। क्या यह सब सच है? उसने कहा। अगर है तो यह असाधारण है, लगभग उतना ही असाधारण जितनी बाकी की बातें जो आज रात मेरे साथ हुई हैं, लेकिन मैं नहीं समझ पा रहा कि इसका मुझसे क्या लेना देना है। मैं उसी पर आ रहा हूं, मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी ने धैर्यपूर्वक कहा। लेकिन सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप यह समझ लें कि मेरी छोटी सी परिकथा में एक ही बात है जो उसकी स्पष्ट बेतुकापन को कम करती है। यह पूरी तरह से सच है। क्या मोनालिसा एक बार गायब नहीं हो गई थी और फिर बहुत संदिग्ध परिस्थितियों में सामने आई थी? अगर आप याद करें तो समय समय पर कई अमूल्य और अनखरीदे जाने योग्य खजाने गायब हुए हैं। सारी चीजें जो अपनी प्रसिद्धि के कारण बाजार में बिक ही नहीं सकती थीं। मुझे लगता है कि इस रिंग के कुछ मूल सदस्य मर भी गए होंगे, पटेल ने पूछा, कहानी की रोचकता के कारण खुद को रोक न पाते हुए। हां, मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी ने कहा, मैं उस पर भी आ रहा था। पिछले 50 वर्षों में करोड़पतियों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। यह अमीर संग्राहकों का छोटा समूह बढ़ता गया। युद्ध के तुरंत बाद सदस्य संख्या 20 के आसपास पहुंच गई, सभी जातियों और रंगों के लोग। और जो संगठन थोड़े लोगों के लिए बहुत सफल था, वह अब थोड़ी अराजकता का शिकार हो गया। इस बिंदु पर समूह के एक सदस्य ने, जो संगठनात्मक प्रतिभा का धनी था और जिसका नाम 3 महाद्वीपों में प्रसिद्ध है,
इस पूरे मामले को संभाला। उसने 4 या 5 मूल सिद्धांत तय किए, सबको एक साथ जोड़ा और इस पूरी प्रक्रिया को एक व्यावसायिक रूप दे दिया। तो अब यह संस्था, या जो भी आप इसे कहना चाहें, जिसका कोई नाम नहीं है, जो मुझे ज्ञात हो, अपने क्षेत्र में लगभग सर्वशक्तिमान है। वह थोड़ी देर रुके ताकि उनकी बात पूरी तरह बैठ सके और फिर उठकर कमरे में धीरे धीरे टहलने लगे। मुझे आधे से ज्यादा सदस्यों के नाम तक नहीं पता, उन्होंने कहा, और जिनका पता है उनका नाम मैं आपको नहीं बता सकता। लेकिन जब मैं कहता हूं कि कोलकाता पुलिस, सेंट्रल ऑफिस और फ्रांस की सूरतें तक एक ऐसे तथ्य को मानने से इनकार करते हैं जो उनकी नाक के नीचे बार बार होता है, तो आप शायद समझेंगे कि एथेल और उसके मित्र कितने महत्वपूर्ण लोग हैं। अगर यह मामला उजागर हो गया तो कम से कम 2 राजगद्दियां हिल जाएंगी और 4-5 शक्तियों की सरकारें खतरे में पड़ जाएंगी। पटेल ने अपना गिलास पास की छोटी सी किताबों की मेज पर रख दिया। यह एक गजब की कहानी है, उसने कहा, लेकिन मुझे लगता है मैं आप पर विश्वास कर रहा हूं। सफेद चेहरे वाले युवक ने उसकी ओर आभार भरी मुस्कान फेंकी। मुझे बहुत खुशी है, उसने कहा, इससे हमारी बाकी की बातचीत संभव हो जाती है। प्रतीक भाई ने भौहें सिकोड़ लीं। मुझे समझ में नहीं आता उन्होंने यह सब किया कैसे, उसने कहा, भैरवनाथ मुखर्जी की आखिरी बात को अनदेखा करते हुए। आपकी परिकथा का जॉर्ज, उसने यह सब कैसे किया? भैरवनाथ मुखर्जी ने कंधे उचका दिए। वह तो बहुत आसान था, उन्होंने कहा। वह इतना सरल था कि वही इसकी असली होशियारी थी। यही वह बात है जिसने इस कारोबार को आज के स्तर तक पहुंचाया। उसने खुद को एक फेंस यानी चोरी का सामान खरीदने वाला बताया और सही लोगों को यह जानकारी दे दी कि वह इच्छित वस्तु के लिए बहुत बड़ी रकम देने को तैयार है। शायद आपको यह सब किसी प्री राफेलाइट ब्रदरहुड जैसा लग रहा हो, उन्होंने हंसते हुए जोड़ा, लेकिन आपको अंकल भैरवनाथ की बात माननी होगी। वे लोग पैसे देते हैं और अपनी पसंद की चीजें ले लेते हैं। पटेल ने गहरी सांस ली। यह तो अद्भुत है, उसने कहा, लेकिन इसमें मेरा क्या रोल है? मैं कोई मशहूर अपराधी तो नहीं हूं, उसने हंसते हुए कहा। मुझे डर है, मैं आपके लिए कुछ भी चुरा नहीं सकता। मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी ने सिर हिलाया। आपने मुझे बिल्कुल गलत समझा है, उन्होंने कहा। मैं इस संस्था का सदस्य नहीं हूं। क्या आपको समझ नहीं आया कि मैं आपको यहां क्यों लाया? प्रतीक भाई ने कुछ पल के लिए उसे उलझी नजरों से देखा और फिर उसके चेहरे पर एक लहर सी दौड़ गई। वह भैरवनाथ मुखर्जी की ओर भयभीत आंखों से देखने लगा। हे भगवान, उसने कहा। चैलिस। मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी मेज से उतर आए। हां, उन्होंने गंभीरता से कहा, वही चैलिस है। लेकिन वो तो असंभव है। एक पल की सोच ने प्रतीक भाई को इस विचार की बेतुकापन का यकीन दिला दिया। मैं इस पर चर्चा नहीं करूंगा, वह आगे बोला। धिक्कार है, आप एक अजनबी हैं। आप नहीं जानते, आप जान ही नहीं सकते कि ऐसी कहानी कितनी हास्यास्पद है। मेरे प्यारे भोले दोस्त, भैरवनाथ मुखर्जी ने धैर्य से कहा, जब तक आप खतरे की वास्तविकता को स्वीकार नहीं करेंगे तब तक आप किसी चीज की रक्षा नहीं कर सकते। मैंने पिछले 2 हफ्ते आपको ढूंढने में लगाए हैं क्योंकि मुझे यह पक्के तौर पर पता है कि अगर आपने कुछ नहीं किया तो आज से 6 महीने के अंदर पटेल चैलिस एक विशेष रूप से प्रतिष्ठित मुस्लिम व्यक्ति के निजी संग्रह में होगा। एक पल के लिए लड़का बिल्कुल निःशब्द रह गया। फिर वह हंसा। मेरे प्रिय महोदय, उसने कहा, आप पागल हैं। मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी को थोड़ी ठेस पहुंची। जैसा आपकी मर्जी, उन्होंने कहा, लेकिन आप क्या सोचते हैं, वो कौन था जिसने आपको टैक्सी में अगवा करने की कोशिश की? और आप क्या सोचते हैं, मेरी सामने की दहलीज पर इस वक्त कम से कम 4 सज्जन क्यों निगरानी कर रहे हैं? आप चाहें तो उन्हें देख भी सकते हैं। युवक अभी भी अविश्वास में था, लेकिन अब साफ तौर पर चौंका हुआ भी था। उसके मेजबान की अस्पष्टता एक पल के लिए पूरी तरह गायब हो गई थी। मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी अब सतर्क, उत्साहित और लगभग बुद्धिमान लग रहे थे। प्रतीक भाई ने सिर हिलाया। आप गंभीर नहीं हैं, उसने कहा। भैरवनाथ मुखर्जी ने अपने चश्मे उतारे और सीधे उसकी आंखों में देखा। अब सुनो प्रतीक भाई पटेल, उन्होंने कहा, तुम्हें मेरी बात माननी ही होगी। मैं उतना अनजान नहीं हूं जितना तुम समझते हो।
पटेल चैलिस की तुम्हारे परिवार और देश में क्या स्थिति है, इसका मुझे अच्छी तरह से अंदाजा है। तुम्हें चेतावनी देकर मैं खुद को दुनिया की सबसे ताकतवर संस्थाओं में से एक के खिलाफ खड़ा कर रहा हूं, और तुम्हारी मदद की पेशकश करके मैं अपनी जान को खतरे में डाल रहा हूं। वह रुके, लेकिन तुरंत फिर बोले, क्या तुम चाहोगे कि मैं तुम्हें चैलिस से जुड़े उस समारोह के बारे में बताऊं? राजा के चेम्बरलेन की हर 10 साल में होने वाली नियमित यात्रा के बारे में, जो पुनर्स्थापन रिस्टोरेशन के समय से ही होती आ रही है, या उस कानूनी दस्तावेज के बारे में जिसके अनुसार अगर चैलिस खो गया तो तुम्हारे पूरे परिवार की संपत्ति राजसत्ता के अधीन हो जाएगी। मैं और भी बहुत कुछ बता सकता हूं। तुम्हारी पारिवारिक परंपरा के अनुसार तुम्हारी 25वीं सालगिरह पर तुम्हारा वयस्क होना एक समारोह के साथ मनाया जाता है जो टॉवर के ईस्ट विंग में होता है। इसके लिए तुम्हें सैंक्चुअरी जाना होगा। प्रतीक भाई ने गहरी सांस ली। उसके पक्षपात की आखिरी दीवारें अब टूट चुकी थीं। उसके मेजबान के अचानक मूर्खता से गंभीरता की ओर इस परिवर्तन में कुछ ऐसा था जो अत्यंत विश्वसनीय लगा। मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी, जो कमरे में तेजी से टहल रहे थे, अब रुके। तुम इसे किसी भी तरह देखो, मुझे लगता है कि तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए मुश्किल वक्त आने वाला है। यही वजह है कि मैं तुम्हारे पास आया। एथेल और उसके दोस्त चैलिस के पीछे हैं, और अगर हमने कुछ नहीं किया तो वे इसे हासिल कर लेंगे। प्रतीक भाई कुछ मिनटों तक चुप रहा और अपने मेजबान को गहरी नजरों से देखता रहा। उसके चेहरे का रंग चढ़ गया था और उसके जबड़े की मांसपेशियां तन गई थीं। हरामी लोग, वह अचानक बोला, अगर यह सब सच हुआ तो हमारे लिए इसका मतलब हमारा अंत होगा। जैसा कि आप जानते हैं, यह अवशेष हमारे अस्तित्व का कारण है। हम बॉम्बे के सबसे पुराने परिवारों में से एक हैं। फिर भी हम राजनीति या अन्य किसी भी चीज में हिस्सा नहीं लेते, सिर्फ चैलिस की रक्षा में खुद को समर्पित रखते हैं। वह अचानक रुका और अपने मेजबान की ओर देखा। उसकी आंखों में एक संदेह की झलक थी। आप इसमें इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहे हैं? उसने पूछा। मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी थोड़ी देर झिझके। इसे समझाना थोड़ा मुश्किल है, उन्होंने कहा। मैं था, या कहें हुआ करता था, एक तरह का सार्वभौमिक अंकल, पुलिस का दोस्त और मास्टर चोरों का भरोसेमंद सहायक। सीधे शब्दों में कहें तो मैं दूसरों के लिए रोमांचक काम किया करता था, मामूली शुल्क पर। जरूरत पड़ने पर मैं आपको कोलकाता पुलिस से अनौपचारिक रूप से, जाहिर है, या किसी अन्य प्रतिष्ठान से सिफारिशें दिला सकता हूं। लेकिन पिछले साल मेरे प्रिय चाचा, कामाख्या मंदिर के प्रमुख पुजारी, जो मेरे परिवार के अकेले व्यक्ति थे जिन्होंने मुझे कभी सराहा, वे चल बसे और उन्होंने मुझे अपने जीवन की सारी बचत दे दी। एक पूंजीपति बन जाने के बाद मैं अपने 4 पैसे प्रति घंटा के पेशे में नहीं रह सकता था। इसलिए मैंने ऐसे उद्देश्यों की तलाश शुरू की जहां मैं अपनी थोड़ी सी अक्ल और सुंदरता दान कर सकूं। यही एक वजह है। और दूसरी बात, अगर आप मेरी गोपनीयता का सम्मान करें तो इस मामले में मेरा थोड़ा निजी स्वार्थ भी है। दरअसल मेरा परिवार मुझे लगभग निकाल ही चुका है। असल में उनका तो यह भी मानना है कि मैं 10 साल पहले कॉलोनियों में चला गया था। पटेल ने उसे रोक लिया। जब तुमने अभी थोड़ी देर पहले अपने चश्मे उतारे, उसने कहा, तो तुम मुझे किसी की याद दिला गए। मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी का पीला चेहरा लाल हो गया। यहीं पर छोड़ दें, उन्होंने सुझाव दिया। लड़के के चेहरे पर समझदारी की एक लहर सी दौड़ गई। उसने खुद के लिए एक और ड्रिंक उंडेल ली। उम्मीद है तुम्हें बुरा नहीं लगेगा, उसने कहा, लेकिन तुमने मुझे एक के बाद एक झटके दिए हैं और मेरे पैरों के नीचे जमीन सी हिला दी है। तुम्हें पचाना थोड़ा मुश्किल है, खासकर जिस तरह से तुमने मुझे यहां फंसाया। तुमने किया कैसे? जादूगरी, मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी ने सीधी और अधूरी सी बात कही। सब शीशों का खेल है। असल में वह अचानक गंभीर होते हुए बोले, मैं तुम्हें पिछले 15 दिनों से ढूंढ रहा था, और जब मैंने तुम्हें देखा तो मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकता था, क्योंकि जॉर्ज के दोस्त भी तुम्हें लेकर दिलचस्पी रखते थे, और मैं नहीं चाहता था कि खुद को किसी बवंडर में डालूं। देखो, वे मुझे जितना जानते हैं, मैं उन्हें उससे कम जानता हूं। तो कोई मेरा पीछा कर रहा था? प्रतीक भाई ने कहा।
किस लिए? भगवान के लिए? दरअसल वो भी तुम्हें पकड़ना चाहते थे और मैं भी, मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी ने कहा। अगर मेरा कोई दोस्त तुम्हें कंधे पर थपथपाकर किसी पब में ले जाता तो जॉर्ज का कोई आदमी भी उसके पीछे पीछे चला आता। तुम्हें खुद से, या यूं कहें कि दिखावटी तौर पर अपनी मर्जी से मेरे पास आना था। इसलिए मेरे लोगों को तुम्हारे सामने एक के बाद एक लिफाफे गिराने पड़े जब तक तुम चारा निगलने को तैयार नहीं हुए। लुग पिछले 15 दिनों से मुंशी में अपनी शामें बिता रहा है। वह मेरा आदमी है। वैसे देखो, उन्होंने थोड़ी झिझक के साथ जोड़ा, मुझे पहले तुम्हें धारावी भेजना पड़ा ताकि मैं पक्का कर सकूं कि वे पहले से तुमसे संपर्क में न हो। मेरा अंदाज है वे चाहते थे कि तुम और भी बुरी हालत में पहुंच जाओ ताकि वे अपना प्रस्ताव लेकर सामने आएं। वह रुके और अपने मेहमान की ओर देखा। क्या तुम मेरी बात समझ रहे हो? उन्होंने पूछा। समझने की कोशिश कर रहा हूं, पटेल ने हिम्मत से कहा, लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रहा कि वे मुझे क्यों पकड़ना चाहते हैं। मैं एकदम कंगाल हूं, किसी के किसी काम का नहीं। मुझे तो नौकरी भी नहीं मिल रही। यही? पीले चेहरे वाले युवक ने गंभीरता से कहा। वह बिंदु है जहां हम एक व्यक्तिगत और मुश्किल मसले पर आते हैं। क्या तुम अपने पिता से अलग हो चुके हो? प्रतीक भाई ने सिर हिलाया और उसके होंठों के पास की हठीली रेखाएं और सख्त हो गईं। यह सच है, उसने कहा। मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी आग में ध्यान लगाते हुए आगे झुके। मेरे प्यारे युवक, उन्होंने कहा, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, ये संग्रहकर्ता उस काम के लिए सबसे उपयुक्त एजेंट को ही रखते हैं। और हालांकि जो तुम्हें अच्छी तरह जानता हो, उसके लिए यह साफ हो सकता है कि तुम्हारी सेवाएं खरीदने की संभावना उतनी ही है जितनी कि मैं बारबोला वर्क करने लगूं। लेकिन जिसने ये काम लिया है वह डार्क हॉर्स शायद यह नहीं समझ पाया है। कुछ लोग सोचते हैं कि एक भूखा आदमी कुछ भी बेच देगा। प्रतीक भाई गुस्से में फट पड़ा। युवा आदमी तब तक चुप रहा जब तक उसका उबाल शांत नहीं हो गया। फिर शांत स्वर में बोला, ठीक है, उसने कहा। कम से कम अब समझ आया है ना? प्रतीक भाई ने सिर हिलाया। और वह लॉन्ग रोड? उसने पूछा। जॉर्ज के लोगों के बीच का एक अभिवादन का तरीका है। प्रतीक भाई ने गहरी सांस ली। यह सब अविश्वसनीय है, उसने कहा। अगर मैं कर सकूं तो खुद को तुम्हारे हाथ में सौंपता हूं। अब हमें क्या करना है? पुलिस को बुलाएं? भैरवनाथ मुखर्जी अपने रिश्तेदार के बगल की कुर्सी पर बैठ गए। काश ऐसा कर सकते, उन्होंने कहा। लेकिन देखो, इसमें दिक्कत क्या है? अगर हम पुलिस को तब बुलाते हैं जब कुछ चुराया ही नहीं गया है तो वे ज्यादा सहयोगी नहीं होंगे और वे अनिश्चित समय तक इंतजार भी नहीं करेंगे। एक बार खजाना चोरी हो गया तो वह लगभग तुरंत ही ऐसे लोगों के हाथों में चला जाएगा जिन्हें छूना नामुमकिन है। यह पुलिस वालों के लिए भी न्याय संगत नहीं होगा। मैंने अपने समय में कोलकाता पुलिस के लिए काम किया है। मेरे सबसे अच्छे दोस्तों में से एक पुलिस में बड़ा अधिकारी है। वह हमारी मदद के लिए पूरी कोशिश करेगा, लेकिन तुम खुद इस स्थिति की जटिलता समझ सकते हो। प्रतीक भाई ने अपने पट्टी बंधे माथे पर हाथ फेरा। अब आगे क्या होगा? उसने पूछा। मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी ने विचार किया। तुम्हें अपने पिता से सुलह करनी होगी, उन्होंने शांत स्वर में कहा। मुझे लगता है तुम्हें इसका अंदाजा हो चुका होगा। लड़के के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। यह अजीब है कि एक छोटी सी जानकारी उस चीज को, जिसके लिए मैं आज सुबह भूखा मरने को तैयार था, इतना तुच्छ बना सकती है, उसने कहा। मुझे पता था कि जुलाई में मुझे सैंक्चुअरी जाना होगा। मेरी 25वीं सालगिरह 2 तारीख को है, लेकिन मेरा इरादा फिर वहां से लौटने का था। मुझे नहीं पता हम ये बात पिताजी को कैसे समझाएंगे। और फिर भी, उसने जोड़ा, उसके चेहरे पर एकाएक एक खालीपन सा आ गया। अगर ये सब सच है तो हम क्या कर सकते हैं? हम इस तरह के गैंग से हमेशा के लिए नहीं लड़ सकते। ये अविश्वसनीय है, वे बहुत ताकतवर हैं। यही मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी ने कहा। वो बिंदु है जो पूरे सवाल को एक साफ सुथरे अबे को क्या करना चाहिए जैसे सवाल में बदल देता है। हमारे पास बस एक ही मौका है पुराने दोस्त, वरना ये योजना लड़ने लायक ही न होती और हम कभी न मिलते। इस संग्रहकारी मित्र मंडली के नियम बहुत कम हैं, लेकिन बेहद सख्त। मोटे तौर पर उनका मतलब ये है, सभी सदस्यों की मांगें, जो कि हमेशा ऐसी चीजों के लिए होती हैं
जिन्हें खरीदा नहीं जा सकता। जाहिर है एक जैसी श्रद्धा से मानी जाती है, सबसे योग्य एजेंट चुना जाता है, असीमित धन दिया जाता है और यहीं तक जॉर्ज और एथल का काम खत्म हो जाता है जब तक कि खजाना मिल न जाए। वह रुके और सामने खड़े युवक की ओर गंभीरता से देखा। लेकिन, और यही हमारी एकमात्र बचने की राह है, अगर उस विशेषज्ञ की जिसे उन्होंने यह काम सौंपा है, मौत उसके कर्तव्य निभाते हुए हो जाए। मेरा मतलब है, अगर खजाने का असली मालिक उसे बचाने के लिए मार डाले तो वे लोग उस मामले को वहीं छोड़ देते हैं और किसी और के पारिवारिक एल्बम की तलाश में लग जाते हैं। अगर वो पकड़ा जाए? प्रतीक भाई ने संदेह से पूछा। मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी ने कंधे उचका दिए। अगर वह पकड़ा जाए तो उसे उसके कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। सोचो तो, कौन उस पर विश्वास करेगा अगर वह कुछ उगल भी दे? नहीं, उस स्थिति में वो समाज उसे सजा भुगतने देता है और किसी और को काम पर रखता है। ये तो पूरी तरह समझ में आने वाली बात है। प्रतीक भाई, तब जब उनका अपना आदमी मारा जाता है तब वे पीछे हटते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वे जिन लोगों को काम पर रखते हैं वे खून खराबे से परहेज करते हैं। उन्होंने जल्दी से जोड़ा, नीच किस्म के लोग, चोर, गुंडे और छोटे मोटे जालसाज मक्खियों की तरह मर सकते हैं। जॉर्ज और एथल का उनसे कुछ लेना देना नहीं, पर अगर उनका अपना आदमी सिर पर चोट खाकर मर जाए तभी वे मान लेते हैं कि मामला खत्म हुआ। कुछ देर के लिए वह चुप हो गए। वो एजेंट कौन है जिसे चैलिस के लिए रखा गया है? पटेल ने अचानक पूछा। मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी की हल्की आंखों में, जो भारी चश्मों के पीछे थीं, चिंता की झलक आ गई। यही मुश्किल है, उन्होंने कहा। मुझे नहीं पता। अब तुम समझ सकते हो कि हम किस तरह की गड़बड़ी में फंसे हैं। पटेल धीरे धीरे खड़े हुए और भयभीत नजरों से भैरवनाथ मुखर्जी की ओर देखते रहे। तो जो तुम कह रहे हो, असल में उसका मतलब ये है, उन्होंने कहा, कि अगर मुझे और मेरे परिवार को वो एक चीज बचानी है जो हमारे लिए सबसे कीमती है, जो मेरे लिए सब कुछ से ऊपर है, तो हमें इस समाज के उस आदमी को ढूंढना होगा और उसकी हत्या करनी होगी। मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी ने अपने अतिथि को अत्यंत गंभीरता से देखा। क्या हम इसे उससे छुटकारा पाना कह सकते हैं? उन्होंने कोमल स्वर में सुझाव दिया। नमस्ते प्यारे दोस्तों, स्वागत है विस्पर्ड मेलोडीज एंड टेल्स में, जहां संगीत और कहानियां एक नई जिंदगी पाती हैं। अगर आपको दिल को छू लेने वाले गीत और मनमोहक कहानियां पसंद हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन को टैप करें ताकि हर नया गाना और कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर आपको ये पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाना ना भूलें। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत मायने रखता है और हमें और बेहतरीन कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए धन्यवाद। इसी तरह हमारे साथ बने रहें, सपने देखें, सुरों में खो जाएं और कहानियों की दुनिया में डूब जाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।